नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रैन नबाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं इलिश मछली की एक बहुत ही ऑथेंटिक सी बंगाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इलिश बोरीशाली। चलिए तो फिर और देर न करते हुए झटपट रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने इलिश मछली ले लिया है और यहाँ है ना, मैंने थोड़े छोटे साइज़ की इलिश मछली लिए हैं। वैसे आपको अगर बड़े साइज़ के मिले तो और भी बेटर होगा ये। अब हमें फ़िश को मैरिनेट कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसमें और इसी के साथ हल्दी पाउडर हमें इसमें डालना है। ध्यान रखें, इलिश मछली में नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम ही लगती है, मतलब दूसरे सारे फ़िश के कंपैरिजन में इसमें है ना, नमक हमें थोड़ा कम डालना रहता है क्योंकि ये फ़िश ऑलरेडी थोड़ी सॉल्टी रहती है। अब हम इसमें अच्छे से ये मैरिनेट कर लेंगे। इस फ़िश को मैरिनेट करने के लिए है ना, आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये फ़िश ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो ये ऐसे ही अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। अच्छे से हमें इवनली मैरिनेशन का मसाला सारे ही पीसेस में अच्छे से कोट कर लेना है। अब सारे ही फ़िश मैंने मैरिनेट कर लिए हैं, इन्हें अब मैं साइड में रख दूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको इन्हें मैरिनेट करके नहीं रखना है। अब यहाँ मैंने ले लिया है इस तरीके से लंबे लंबे कटे हुए बैंगन और साथ ही ले लिया है एक आलू। बैंगन और आलू को भी हम बिल्कुल एक ही तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर। कोशिश करिएगा इसी तरीके से आप पहले नमक और बैंगन में है ना, नमक और हल्दी का मैरिनेशन कर ले और तभी आप इसे इस रेसिपी में इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा ना, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा इवन कलर आता है जिससे कि ये रेसिपी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ये नमक और हल्दी को इन बैंगनों में अच्छे से कोट कर ले रही हूँ। और सारे बैंगनों में अच्छे से कोट करने के बाद मैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से इसे हाथों में मसलकर सारे आलूओं में भी अच्छे से कोट कर ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये बैंगन और आलू में ये मैरिनेशन का मसाला कोट कर लीजिएगा। अब मैं इन्हें साइड में रख दूँगी। अब कढ़ाई में मैंने डाला 3 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। ये रेसिपी सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छा बनती है। अब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होने तक हमें इंतज़ार करना रहेगा। अवन के हीट को स्टेज पे मैंने हाई पर कर दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल चुटकी भर नमक। चूँकि हमें फ़िशेस को फ्राई करना है, बिल्कुल स्लाइटली हम इसे फ्राई करेंगे, इसीलिए अगर आप इसमें नमक डाल के, यानी कि अगर आप कढ़ाई में नमक डाल के अगर आप फ़िश डालेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि फ़िश कढ़ाई में चिपकेंगी नहीं। तो नमक को मैंने एक बार बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे कढ़ाई में ग्रीस कर लिया और अब मैं डालूँगी इसमें मैरिनेट किया हुआ फ़िश। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं मैंने अवन के हीट को बिल्कुल लो पे कर दिया है। हाई हीट या फिर मीडियम हीट पे आप फ़िशेस को फ्राई ना करें, वरना ये बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी और ये इलिश मछली का टेस्ट पे बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि इलिश मछली या तो रेसिपी में इसी तरीके से कच्चे ही हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम इन्हें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करते, डायरेक्टली हम इसे बस स्टीम करते हैं, या फिर हम इसे इस तरीके से स्लाइटली फ्राई करते हैं, तभी इनका स्वाद ज़्यादा निखर कर आता है। अब बिल्कुल 1 से 2 मिनट मैंने बस एक साइड इसे फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हल्का सा बस इसमें कलर आया है और अब मैं इन्हें फ्लिप कर दूंगी और दूसरे साइड में भी हमें बिल्कुल सिमिलर तरीके से फ्राई करना है। यहाँ है ना, ये इलिश मछलियों को मुझे फ्राई करने में बस 4 मिनट का ही समय लगा है। बिल्कुल लो हीट पे आप इसी तरीके से इन्हें फ्राई करें और जब ये अच्छी सी पक जाएं, यानी कि दोनों ही साइड से अच्छी सी लाइट गोल्डन कलर आ जाए, तब इन्हें हम एक एक कर तेल में से निकाल कर साइड में कढ़ाई में रख लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने चूँकि कहा था आपसे कि इलिश मछली में बहुत ही ज़्यादा तेल रहता है, यानी कि इसमें से काफ़ी अमाउंट में ऑयल रिलीज़ होती है। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई में है ना, जितना तेल मैंने पहले डाला था उससे ज़्यादा तेल अभी है, क्योंकि इलिश मछली का जो खुद का जो तेल है वो भी अभी रिलीज़ हुआ है और तेल अभी थोड़ी क्वांटिटी में बढ़ गई है। तो अब इसी तेल में हमें फ्राई करना रहेगा बैंगन और आलू। इलिश मछलियों को मैं साइड में रख दूँगी। अब इसे सेम
इलिश मछली फ्राई किया हुआ तेल में अगर आप बैंगन और आलूओं को फ्राई करेंगे ना, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा सा ये इलिश का फ्लेवर आ जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक एक कर सारे ही आलू और बैंगन को मैं इसमें डाल दूँगी और अब कढ़ाई का लिड कवर करके हमें इन्हें पकने के लिए छोड़ देना है। वैसे ध्यान रखिए आप ओवन के हीट को लो पर ही रखें। करीबन 4 से 5 मिनट मैंने यहाँ पे आलू और बैंगन को इसी तरीके से लो हीट पे पकाया है। वैसे आपको बीच बीच में इसे फ्लिप करते भी जाना है। लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आलू और बैंगन पक रहे हैं। अब मैं इस स्टेज पे कढ़ाई का लिड एक बार ओपन कर लूँगी और इन्हें अब मैं फ्लिप कर दूँगी, ताकि ये सारे ही साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक कर तैयार हो। अब देख सकते हैं आलू में बिल्कुल अच्छा सा एक सुनहरा कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा कलर हम इन सब्जियों में नहीं देंगे। अब मैंने सारे ही सब्जियों को अच्छे से फ्लिप कर दिया। ओवन का हीट मैंने एक बार फिर से लो पे कर दिया और अब कढ़ाई का लिड कवर करके हम इसे फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए। इस स्टेज पे अब मैं फिर से कढ़ाई का लिड ओपन कर रही हूँ। इस स्टेज पे है ना बैंगन तो बिल्कुल परफेक्टली पक गए हैं और आलू है ना ऑलमोस्ट 60% पक कर तैयार हैं। तो आलू और बैंगन मैं सारी ही सब्जियों को इस स्टेज पे कढ़ाई में से निकाल कर साइड में रख लूँगी। अब इसी सेम तेल में मैं डालूँगी कलौंजी 1/4 चम्मच। कलौंजी को आप अच्छे से इसमें तेल में थोड़ा चला लें, ताकि कलौंजी का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो इस तेल में आ जाए। करीबन 1 से 2 मिनट कलौंजी को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी पोस्तों और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ मैंने 2 छोटी चम्मच पोस्तों को 2 हरी मिर्च के साथ अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब ये पोस्तों और हरी मिर्च के पेस्ट को है ना आपको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। और ओवन के हीट को आप देख सकते हैं, स्टेज पे मैंने बिल्कुल लो पे रखा है। इस स्टेज पे अब मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून जितना दही। और दही को है ना स्टेज पे मैंने रूम टेम्परेचर वाला दही इस्तेमाल करा है और इसे मैंने अच्छे से फेंट कर ही इस रेसिपी में डाला है। दही डालते टाइम आप ध्यान रखिए ओवन का हीट बिल्कुल लो पे रखें और दही डालने के बाद है ना आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते जाना है। दही को आपको तब तक पकाना है जब तक कि दही में से तेल ना रिलीज़ हो जाए। तो आप इसी तरीके से लो हीट पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप दही को अच्छे से पकाएं। और आप देख सकते हैं इस स्टेज पे है ना दही में से तेल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब देख सकते हैं अच्छे से तेल सेपरेट होने लगी है दही में से। अब इस स्टेज पे मैं ओवन के हीट को बिल्कुल लो पे कर दूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी कोकोनट मिल्क 1/2 कप जितना। मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे रेडीमेड कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करी हूँ। वैसे आप चाहें तो घर में बनी हुई कोकोनट मिल्क भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोकोनट मिल्क डालने के बाद एक और बार मैं सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से पानी डालिएगा। यहाँ मैंने करीबन 1 कप पानी का इस्तेमाल करा है। वैसे यहाँ पे मैंने इस रेसिपी में है ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी तो नहीं रखा है। वैसे अगर आपको ये ग्रेवी वाली चाहिए या फिर थोड़ी पतली सी चाहिए तो आप यहाँ पे है ना थोड़ा और पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद है ना आपको फिर से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से चला लेना है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी फ्राई किए हुए आलू और बैंगन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फ्राई किए हुए आलूओं को डालूँगी, क्योंकि बैंगन है ना बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार है, लेकिन आलू इस स्टेज पे बस 60% ही पके हैं। तो पहले तो हमें आलूओं को डालना है, क्योंकि आलू को हमें बिल्कुल अच्छे से पका लेना है। और आलू डालने के बाद मैं ओवन के हीट को बिल्कुल लो पे करके इस कढ़ाई का लिड कवर करके मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। आलू को अगर आप इस तरीके से ग्रेवी में पकाइएगा ना, तो आलू में भी एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर अब्जॉर्ब होता है, जिससे इसका स्वाद दुगना पड़ जाता है। तो आलू को करीबन मैंने यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरीके से लो हीट पे पका लिया है। और अब मैं कढ़ाई का लिड ओपन कर ले रही हूँ। आलू ऑलमोस्ट पक कर तैयार है। इस स्टेज पे अब मैं डालूँगी सरसों का पेस्ट 2 छोटी चम्मच।
इस स्टेज पे अगर आप सरसों का पेस्ट डालिएगा ना तो सरसों का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है जो कि इस रेसिपी में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सरसों के पेस्ट को डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी, ताकि सरसों का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो भी इस ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। और सारे ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी बैंगन, जिसे कि मैंने पहले से फ्राई करके रखा था। वैसे बैंगन तो इस स्टेज में बिल्कुल परफेक्टली कुक है, लेकिन हम इसे ग्रेवी में थोड़ा और पका लेंगे, इसलिए मैंने इस स्टेज में डाल दिया बैंगन। और बैंगन को डालने के बाद मैं ये जो तेल जो है जो कि प्लेट में लगा हुआ है, क्योंकि हमने इसे इलिश मछली में फ्राई किया है तो ये तेल बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, तो आप इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप ये तेल भी ज़रूर से इस रेसिपी में डालें। और इसी के साथ मैंने इसमें डाला फ्राई किया हुआ इलिश मछली। सारी ही फिशेस को मैं स्टेज पे ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ मैंने डाला कुछ स्लिट की हुई हरी मिर्च। और इसी के साथ ये जो इलिश मछली का फ्राई किया हुआ ये जो तेल है, ये भी बहुत ही मज़ेदार सा इस रेसिपी में टेस्ट लाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो इस तेल को भी आप इस रेसिपी में ज़रूर से डालें। अब बिल्कुल हल्के हाथों से है ना आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आप चाहें तो फिशेस को थोड़ा फ्लिप भी कर सकते हैं, या फिर ताकि ये सारे अच्छे तरीके से ग्रेवी में लिपटी रहे, आलू, बैंगन और फिश। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और ओवन के हीट को लो पे करके मैंने इसे करीबन 5 मिनट के लिए और पका लिया है। अब मैं सारी ही चीज़ों को एक और बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑलमोस्ट हमारा ये रेसिपी है ना बनकर तैयार है। मैं इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी और गाढ़ा करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा और पकाया है। ऊपर से मैंने थोड़े और स्लिट किए हुए हरे मिर्च डाल दिए हैं, ताकि ये जो मिर्च का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो इस रेसिपी में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। हरी मिर्च का एक ताज़ी हरी मिर्च का एक है ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो मैंने इसे ढककर और बस 2 मिनट के लिए ही पकाया है। और स्टेज पे ग्रेवी भी थोड़ी और गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके का ग्रेवी रखा है मैंने इस रेसिपी में, लटपटी सी। वैसे आप चाहें तो ग्रेवी को थोड़ा और पतला कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया 1 छोटा चम्मच जितना सरसों का तेल, जिससे कि इस रेसिपी का है ना स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। सरसों का ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इससे ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी लगती है खाने में। गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।